गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, इस जीके जीएस की स्पेशल सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूं टॉप 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ये आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठिए, खास करके रेलवे, एसएससी, एफडब्ल्यूएसआई या अदर ठीक है, जो भी एग्जाम होते हैं, जूनियर असिस्टेंट के, सीनियर असिस्टेंट के, या भी जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में। तो ये जो टॉप 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में देखते हैं गाइज। तो आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन, क्या कैरेक्टेरिया वगैरह है, ठीक है, क्या चीज है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि द यूनियन एंड द टेरिटरी, यानी कि पार्ट 1 जो है, ठीक है गाइस, जो पार्ट 1 जो है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो ये पार्ट 1 के अंदर जो है यूनियन एंड टेरिटरी की बात की जाती है, ये आता है आर्टिकल 1 to 4 के बीच में। किसके बीच में आता है? आर्टिकल 1 to 4 के बीच में आता है। सेकंड है यूनियन नेम एंड इट्स टेरिटरी। तो गाइज ये आर्टिकल 1 के तहत आता है, आर्टिकल 1 के तहत आता है, ठीक है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, कि नए स्टेट्स जो बनते हैं तो उनका जो एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे कि खास करके जो है अभी बना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, है ना। तो लद्दाख को जो है यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और कश्मीर को। तो इस तरीके से जो ये बने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो बनते हैं, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है? तो गाइज इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 2 के तहत जो है इसका किया जाता है। न्यू स्टेट्स फॉर्मेशंस एंड बाउंड्रीज, और उसके बाउंड्रीज जो डिसाइड्स होंगे, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत होंगे गाइज? तो आर्टिकल 3 के तहत। सिटीजनशिप, है ना, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में जो है डिस्कस, ये जो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के डिस्कस किया गया। आपको पता होगा कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या होता है। एक्चुअली जो है गाइस, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है, टोटल जो है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं? तो 25 पार्ट्स में बांटे गए हैं। ओरिजिनली जो आर्टिकल जो थी, ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली आर्टिकल जो थी वो थी गाइस 395, ठीक है, जो कि अब बढ़ करके हो चुकी है 448। कितनी हो चुकी है? 448। और ये जो है 25 पार्ट्स, ठीक है, 12 शेड्यूल्स, है ना, 12 जो है शेड्यूल्स, इसके साथ ही 5 जो है अपेंडाइसेस में इसको क्या किए गए हैं? बांटे गए हैं। और यही जो है लो जो है, ये आर्टिकल्स के तहत जो है शेड्यूल्स और ये 5 अपेंडिक्स और 25 पार्ट्स में, तो आर्टिकल जो है इस 25 पार्ट्स में ही आते हैं, और इसी को हम लोग जो है आज डिस्कस कर रहे हैं, बांट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 और पार्ट 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि साइड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल, ये जो 25 पार्ट्स है, तो उसके बीच में जैसे जैसे आएगा, तो जहां पे भी आएगा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि सिटीजनशिप किस पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है। यूनियन एंड टेरिटरी का जिक्र किस पार्ट में किया गया? तो पार्ट 1 में किया गया। तो इस तरीके से क्या है, हेल्पफुल है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, सिटीजनशिप जो होता है कि इंडिविजुअल का, किसके आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 5 जो है इसका डिस्कस करता है। ये देखिए पार्ट 3 में जो है किसके बारे में हम बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, तो कहां से कहां तक? तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच में इसका जो है डिस्कशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब इसी फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, क्या क्या राइट्स हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है 14, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में डिस्कस किया गया। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि राइट टू राइट टू इक्वालिटी जो है इसमें 14 to 18 तक, ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 14 में डिस्कस किया गया। डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन और रेस, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है तो
कौन से आर्टिकल में, 15 में है। 11 नंबर पे आते बोलता है कि इक्वलिटी इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां पे इक्वलिटी की बात जो है कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 16, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो है कौन सा, 17। ये JCI वाले एग्जाम में पूछा था, जो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है कौन से आर्टिकल के तहत है ना, तो आर्टिकल 17 के तहत है। बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, है ना, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो आर्टिकल बात करता है 18 आर्टिकल्स जो है इसके बारे में डिस्कशन करता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है गाइस ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में जो है इसका हम लोग को डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि राइट टू रिस्पेक्ट कन्विक्शन, है ना, कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि आपको जो है रिस्पेक्ट का जो ऑफेंसेस हुए हैं उसके कन्विक्शन पे जो रिस्पेक्ट है उसका अधिकार जो है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत जो है इसका डिस्कशन किया गया है। तो गाइज इसका जो डिस्कशन किया गया वो आर्टिकल 20 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत डिस्कस किया है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, है ना, तो ये किस आर्टिकल के तहत डिस्कस किया गया, तो ये आर्टिकल 21 के तहत डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, ये जो है 21A बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ठीक है, जिसको जो है RTE भी बोला जाता है, ठीक है। आया था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, याद रखिएगा। 86th अमेंडमेंट, है ना, किस अमेंडमेंट में, तो 86th अमेंडमेंट के तहत जो है इसको क्या किया गया था, लाया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, कि आप जो है अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ। तो इस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, तो आर्टिकल 22 में इसका जिक्र किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, है ना, कोई कहीं भी किसी का यदि एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके खिलाफ उसको राइट्स मिलता है आर्टिकल 23 और से 24 के बीच में, ठीक है। इसी के तहत जो है यहाँ पे बात करते हैं राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये आर्टिकल 23 डील करता है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आर्टिकल 24, ये बार बार पूछा जाता है कि चाइल्ड लेबर का जो है प्रोविजंस करने का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया, तो आर्टिकल 24 में। राइट टू रिलीजन जो है गाइज ये आर्टिकल 25 और से लेकर के 28, है ना, 25 से लेकर के 28 के बीच में। और इसी में बात करते हैं तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना, जैसे कि जो भी आप काम करते हैं, मेला वगैरह लगाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको फ्रीडम जो है वो मिलता है आर्टिकल 26 के तहत। किसके तहत मिलता है, आर्टिकल 26 के तहत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, है ना, कि आपको जो है पढ़ने का और आप अपने संस्कृति का अधिकार जो है किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो इसका जो है डिस्कशन जो है गाइस किया गया आर्टिकल 29 से लेकर के 30 के बीच में। किसके बीच में किया गया, 29 से लेकर के 30 के बीच में। बात करते हैं सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना, तो ये इसी के तहत जो है आ जाता है और इसमें जो है ये आर्टिकल 29 के तहत जो है इसकी डिस्कशन की गई है। बात करते हैं राइट टू माइनॉरिटीज फॉर इंस्टीट्यूशंस, है ना, इंस्टीट्यूशंस के लिए माइनॉरिटीज का अधिकार जो है, तो ये कौन से आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 30 में है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, बार बार पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है इसकी डिस्कशन की गई है, तो आर्टिकल 32। इस कंफ्यूज मत होइएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, ये भी जो है आर्टिकल 32 में ही डिस्कस किया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों जो है आर्टिकल 32 के अंदर डिस्कस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बार बार पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में है, ठीक है, तो पार्ट 4 में आता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये डिस्कस किया गया आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में। किसमें, 36 से लेकर के 51 के बीच में। और इसी में हम लोग देखेंगे आगे जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्रीगर लीगल एड, तो ये आर्टिकल 39 के तहत जो है 39A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 39A के तहत जो है इसका क्या किया जाता है, डिस्कशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बात करते हैं 31 पे, तो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना, कि विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्कशन कहाँ पे किया गया, तो आर्टिकल 40 के तहत जो है इसका जो है डिस्कसन किया गया है। लिविंग वेज
एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, तो ये आर्टिकल 43 के तहत जो है इसका क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यानी कि समान आचार संहिता जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो बार बार जो है चर्चा होती है कि इसको लाया जाए। ठीक है, तो इसका जो डिस्कशन जो है गाइस किया गया है आर्टिकल 44 के तहत किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है, आरटीई में कहा गया है कि आरटीई में कहा गया है गाइस, जो राइट टू एजुकेशन है उसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है क्या मिलेगा, इंडिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्कशन किया गया है वो आर्टिकल 45 के तहत में किया गया, और आरटीई का आपको बता दिए कि आर्टिकल 21A के तहत जो है किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 35 नंबर, तो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का किसके तहत किया गया है, तो इसका आर्टिकल है 48। ठीक है, 48 के तहत जो है इसका डिस्कशन किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, तो इसका जो है 48A, ये 48 में ही है, चूंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री उसी के तहत जो है ये आ जाता है कि उनका प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ये जो है बाद में अमेंडमेंट करके 48A जोड़ा गया था इसमें। बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स के, तो प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स की बात की गई है आर्टिकल 40 में। सेग्रेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, दोनों अलग है। हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव 3 अंग मेन होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, काम है लेजिस्लेटिव का कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का उस कानून को लागू करना, जुडिशरी का है कि उस लॉ को प्रोटेक्ट करना, देखरेख करना कि वो लॉ प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेग्रेशन जो है अलग करता है, कौन सा आर्टिकल अलग करता है, तो आर्टिकल 50। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछता भी है कि आर्टिकल 50 क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके आ जाता है आर्टिकल 50 में किस बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये जो सेग्रेशन जो है, ठीक है, VVI इसको कर देता हूं कि सेग्रेशन जो है जुडिशरी को करता है किससे, एग्जीक्यूटिव से। किससे करता है, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, कि जो इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा को कायम रखना, उसमें विकास करना, ये किस आर्टिकल के तहत डिस्कस किया गया है, तो आर्टिकल 51 के तहत किया गया। ठीक है, किसके तहत किया गया, आर्टिकल 51 के तहत किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज गाइज, है ना, ये पार्ट 4 में ही बाद में अमेंडमेंट करके जो है 4A जोड़ा गया था, है ना, जिसमें बात की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल राइट्स की तो खैर सभी बातें करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं, है ना। तो अधिकार चाहिए तो कर्तव्य तो करना पड़ेगा, यदि आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो आप अधिकार के भागी नहीं हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूं कि लिटरेट मत बनिए, ठीक है, एडुकेटेड बनिए। एडुकेटेड वो पर्सन होता है, ठीक है, जो जीवन में जो भी पढ़ाई के माध्यम से या जो भी शिक्षा सीखता है उसको जीवन में लाता है ना। तो कर्तव्य बहुत जरूरी है, जैसे कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज में बात कही गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, आपका अधिकार है, आपका राइट्स है, आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, लेकिन उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट विदाउट वायलेशन भी हो सकता है, वायलेशन प्रोटेस्ट में जरूरी नहीं है। तो ये बाद में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये पार्ट 4A जोड़ा गया था। और इस पार्ट 4A में जो है कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, तो ये आर्टिकल 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 की बात करते हैं जो कि द यूनियन की बात करता है ना। पार्ट 5 जो है किसकी बात करता है, एग्जीक्यूटिव में यूनियन की। तो ये जो है आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल 52 से 151 के तहत। ठीक है, 151 के तहत इसका हम लोग को डिस्कशन देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में देखने के लिए हम लोग को मिलते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो ये आर्टिकल जो है 54 में देखने के लिए मिल जाता है। प्रेसिडेंट जो है ओथ या अफर्मेशन लेते हैं तो एक आर्टिकल 60 में देखने के लिए मिल जाता है। इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 61 में देखने के लिए मिल जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 में देखने के लिए मिल जाता है। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है बात करते हैं तो ये क्या होता है,
64 आर्टिकल में देखने के लिए मिल जाता है, और ओथ या अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 69 में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे गाइस एक ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट के बारे में जो है इलेक्शन जो है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ने बार बार पूछता है कि किस इलेक्शन के तहत, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है जिसके तहत जो है जनता जो है खुद स्वयं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। तो गाइस प्रेसिडेंट को जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट्स को चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो पूछा भी जाता है कि किस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शंस का कौन सा फॉर्म होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 की तरफ। 49 बोलता है कि प्रेसिडेंट पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स, है ना, कि प्रेसिडेंट का पावर्स जहां पे जो है क्या करते हैं कि वो क्षमा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा को या तो बदल सकते हैं, उसको बोला जाता है बिग, देखिए टर्म भूल रहे हैं, आजीवन कारावास, हाँ, आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, आजीवन कारावास, है ना। तो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या चाहे तो माफ भी कर सकते हैं, इतनी उनको शक्ति दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो देखते हैं कि माफी करने लायक है या नहीं है, और उस बेसिस पे ये क्या करते हैं, उस बेसिस पे जो है देखते हैं कि पार्डन्स देने लायक है नहीं, और फिर उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 72 के तहत जो है ये डिसीजन लेते हैं। आपको याद होगा कि जो कसाब जो था या फिर जो निर्भया कांड हुआ था, ठीक है, तो उसके जो रेपिस्ट थे वो बार बार जो है पार्डन के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास गए थे, लेकिन अंत में उनको जो है पार्डन नहीं मिला, और प्रेसिडेंट ने उन्हें क्या किया कि फांसी की सजा को बरकरार रखा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो ये आर्टिकल 72 जो है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट, है ना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट जिनके सजेशंस पे काम करते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है खुद स्वयं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ले नहीं पाते हैं, हम बोलेंगे कि उनको जो है वो एक तरीके से राइट्स नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, और इसके जो होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन करने वाले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक पुल की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर के बीच में। और ये जो होता है ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत जो है, तो आर्टिकल 74 के तहत जो है इसकी बात की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात जो है 76 आर्टिकल के तहत की गई है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है 78 आर्टिकल्स में बोले गए कि प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या ड्यूटीज है। पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद भी बोला जाता है, ठीक है, उसका डिस्कशन जो है आर्टिकल 79 में हुआ है। इसके साथ जो है कंपोजिशन जो है राज्यसभा का, ये आर्टिकल 80 में हुआ है। और बात करते हैं इसी के साथ लोकसभा का 81 में हुआ है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, कि राज्यसभा लोकसभा याद रखिएगा 80-81, ठीक है, 80-81 पे RL है ना, R मतलब राज्यसभा और L मतलब लोकसभा, तो ठीक है 80-81 RL, ऐसे करके याद कर लीजिएगा इसको। 56 बोलता है, 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, है ना। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट यदि चाहे तो पार्लियामेंट में अपना स्पेशल एड्रेस दे सकते हैं, और ये अधिकार जो है आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 जो है, ठीक है, इनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, है ना, कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो इसका डिस्कशन जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो गाइज इसका डिस्कशन जो है आर्टिकल 89 के तहत किया गया। आर्टिकल 89 के तहत स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात जो है आर्टिकल करता है 93, ठीक है, 93 आर्टिकल इसका जो है बात करता है। बात करते हैं आगे सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है आर्टिकल 98। वोटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि जब कोई भी बिल वगैरह लाया जाता है तो वहां पे क्या होता है,
हाउस में वोटिंग करवाया जाता है ना, पक्ष और विपक्ष में, उस बिल के पक्ष और विपक्ष में। तो ये जो वोटिंग का जो डिस्कशन किया गया है ये आर्टिकल जो है 100 के तहत किया गया है। पावर से क्या क्या प्रिविलेजेस पार्लियामेंट्स को मिले और उसको क्या क्या पावर है, तो किस आर्टिकल के तहत बात किया गया है। तो गाइज इसका जो आर्टिकल है वो है 105 के तहत इसका बात किया गया। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट है ना, कि पार्लियामेंट में जो है उनका सैलरीज और अलाउंस क्या होगा, तो ये जो है आर्टिकल 106 के तहत बात किया गया। साथ ही ज्वाइंट सेशन है ना 108 के तहत, आपको पता होगा कि प्रत्येक 6 महीना पे एक ज्वाइंट सेशन होता है, यानी कि 2 जो है एक साल में 2 जो है ज्वाइंट सेशन जो है होता है, जहां पे जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी बात, उसके हेड होते हैं और वो अपनी बात को रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि कितने एक साल में कितने ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट के द्वारा करवाए जाते हैं। तो गाइज 2 सेशन करवाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मनी बिल की, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है ये जो है 110, ठीक है, 110 में इसकी जिक्र की गई है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट की बात करते हैं तो ये जो है 112 आर्टिकल के तहत इसकी बात की गई। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, ठीक है, आपको पता है कि फरवरी में जो है लाया जाता है और जो कि लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, है ना। फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत जो होती है वो होती है 1 अप्रैल से इंडिया में, और ये जो लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाने की जो जिक्र किया जाता है 112 आर्टिकल के तहत जो है कि उसका जो है बजट और स्टेटमेंट जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो डिफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल है ना, डिफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल जो है गाइज ये इसकी जो है चर्चा की गई है आर्टिकल 114 के तहत, आर्टिकल 114 के तहत। रूल ऑफ प्रोसीड्योर है ना, ये आर्टिकल 118 के तहत जो है इसकी बात की गई है। बात करते हैं लैंग्वेज, पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज चलेगा, तो ये आर्टिकल 120 के तहत में जिक्र किया गया कि पार्लियामेंट में आप कौन से लैंग्वेज में अपनी स्पीच रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्रेसिडेंट पावर टू इशूज ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, तो गाइज ये जो है आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट को जो है पावर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है आर्टिकल 124 करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस है ना, जो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात करता है वो आर्टिकल 126 करता है। और वहीं पे एडहोक चीफ जजेज की बात कौन करता है, तो ये 127। तो लगातार एक कंटिन्यू याद हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे काम करेगा, तो एक आर्टिकल 129 प्रोवाइड करता है। और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये देने का अधिकार जो है आर्टिकल 131 के तहत जो है बात की गई है। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे चलते हैं, है ना, कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के पावर के पास जो पावर है रिट्स को इशू करने के लिए वो आर्टिकल 139 प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जाकर के कंसल्ट करे, तो ये आर्टिकल 143 के तहत होता है। किसके तहत होता है, आर्टिकल 143 के तहत। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG भी बोला जाता है, ठीक है, कैग भी बोला जाता है, तो ये आर्टिकल 148 के तहत इसकी डिस्कशन हम लोग को देखने को मिलती है। ड्यूटीज और पावर जो है कैग का, ये आर्टिकल 149 के तहत जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब पार्ट 6 की बात करते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव स्टेट्स के तौर पे है ना, यहाँ स्टेट्स के तौर पे यहाँ पे कहाँ पे डिस्कशन मिलता है, तो आर्टिकल 151 से लेकर 237 तक इसकी डिस्कशन हम लोग को देखने को मिलती है। जिसमें गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 153 में मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 155 में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नर का पावर है ना, ताकि वो क्या कर सके, क्षमा प्रेसिडेंट के जैसा दे सके, ठीक है। तो ये फांसी वगैरह की जो क्षमा जो होती है, ठीक है, तो ये उसको नहीं दे सकता, लेकिन ये कारावास में जो है कमी जो है जरूर ला सकता है। तो गवर्नर के पास इतना पावर होता है। तो ये आर्टिकल जो है 161 के तहत, कितना, आर्टिकल 161 के तहत जो इसकी डिस्कशन की गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड गवर्नर है ना, गवर्नर को भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि गवर्नर जो होता है एक स्टेट में होता है, ठीक है। और एक गवर्नर जो है एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है, मोर देन 1 स्टेट, ठीक है, मोर देन 1 स्टेट एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है 163 ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऐड करेंगे गवर्नर को।
आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस, तो देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, है ना, कि एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट की बात करते हैं। तो इसका जो है गाइस यहाँ पे जो है 165, ठीक है, 165 आर्टिकल के तहत जो है इसकी बात की गई है। बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो ये 167 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 167 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, है ना, कहाँ पे, स्टेट्स में। तो ये गाइज 168 की तहत जो है बात की गई है। आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो ये गाइज 170 के तहत जो है इसकी चर्चा की गई है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लगातार है, 170 और 171 है। इंडिया में हाईकोर्ट की स्थापना की बात जो है कौन करता है, तो आर्टिकल 214 करता है। कौन करता है, 214। और इसी में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज इन द हाई कोर्ट्स, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में करने के लिए, या फिर रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में करने के लिए, तो ये आर्टिकल जो है 224A अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था 224 में। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, है ना, हाईकोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का, तो ये गाइज आर्टिकल 226 में इसकी डिस्कशन की गई है। बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, है ना, कि एक कॉमन हाईकोर्ट जो है एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बनाने की बात की गई है। तो ये कौन से आर्टिकल में की गई, तो ये आर्टिकल जो है आपका 231 में, जैसे कि आप देखे होंगे जुडिकेचर ऑफ पटना, सॉरी गाइस, पंजाब की जगह पटना निकल गया, है ना, तो दोनों पीपी से था इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, ठीक है। पंजाब एंड चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब एंड चंडीगढ़ दोनों का देखे होंगे, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, सॉरी चंडीगढ़ तो उसका राजधानी हो गया जी, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा। गर्मी ज्यादा है ना जी, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग जो है वो हैंग कर जाता है, कोई बात ना, ठीक है, आप लोग के लिए तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। पंजाब एंड हरियाणा का जो हाईकोर्ट है वो क्या है, कॉमन है, हाईकोर्ट इसका क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये जो है कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 231 के तहत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं 93 पे, तो बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो गाइस 233, ठीक है, 233 जो है, ठीक है, आर्टिकल वही जो है क्या करता है, अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज का करवाता है। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें जो है पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज, और फिर उसके बाद जो है पंचायत आता है पार्ट 9 में, ठीक है। पंचायत राज जो कि महात्मा गांधी का स्वप्न था, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उनका ये सपना था और इसी सपना को साकार जो है पार्ट 9 में किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज का, तो ये पार्ट 8 जो है वो डिस्कस करता है 239 से 242 तक, ठीक है, और यहीं पे जो है पंचायत जो है वो करता है 243 से लेकर के 243 ब्रैकेट में ओ, इसको ध्यान में रखिएगा, 243 से 243 ब्रैकेट में ओ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, है ना, दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, तो ये गाइज 239AA के तहत, है ना, दिल्ली को जो है स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ पंचायत की, इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो गाइज ये मिलता है, ठीक है, 243 में, ठीक है, 243 में, और ये स्पेशल प्रोविजन गाइज जो है 1991 में दिया गया था, 1991 में 61 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, 68th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है गाइज वो मैं बता देता हूं कि कब इम्पोर्टेंट कौन अमेंडमेंट कब आया था, ठीक है, सारा जानना जरूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ पंचायत 243 के तहत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत की बात करते हैं तो ये 243B के तहत बात किया गया था। कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात करते हैं तो 243C के तहत बात किया गया था, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ पंचायत बात करते हैं तो 243P के तहत बात किया गया था। डिफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखिएगा ZH, है ना, 243 ZH के तहत जो है इसकी चर्चा की गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो 102 पे आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल्स,
है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल ट्राइबल्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये कौन से आर्टिकल के तहत बात की गई है, तो गाइज ये 244 के तहत इसकी चर्चा की गई है। पार्ट 11 के बारे में बात करते हैं जिसमें रिलेशन होता है यूनियन और स्टेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पार्ट 11 जो है इसके जिक्र जो है 245 से लेकर के 263 आर्टिकल्स के बीच में की गई है। ठीक है, बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन टू रिस्पेक्ट टू जीएसटी, है ना, जीएसटी काफी चर्चा में रहा है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स जिसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स एक्ट आया था 2016 में, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आर्टिकल जो है, ठीक है, 246A के तहत, 246A के तहत जो है, ठीक है, किया गया था। और ये जो है अमेंडमेंट नंबर 101 था। बहुत बार पूछता था, बहुत बार पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो 101 अमेंडमेंट के तहत जो है इसको लाया गया था। बात करते हैं आगे कि रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल 248 में मिल जाएगा आपको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये आर्टिकल 266 में देखने के लिए मिलता है। गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है, वहां पे जीएसटी था, यहाँ पे क्या है, टैक्स काउंसिल की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 279A के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा, ए के तहत। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है इसका आर्टिकल है 280, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको अब हटा दिया गया था। ठीक है, धन जमा करने का जो ये अधिकार था इसको हटा दिया गया। तो इसका जो जिक्र जो है हम लोग को देखने के लिए मिलता था, वो गाइज मिलता था 300A में। पहले सॉरी, ये हटाया नहीं गया है गाइज, वो जो हटाया गया था वो कलेक्ट जमा करने का राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसको इसी को जो है बाद में ला करके 300A किया गया था। बीच में इसको जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे इसको हटा दिया गया था कुछ रीजन से, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। और इसके बाद जो है अभी जो है 300A के तहत जो है ये है। आगे बात करते हैं 110 में बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करते हैं ना। तो ये जो है इसकी जिक्र जो है हम लोग को मिलती है 312 में। कहाँ पे मिलती है? 312 में। पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र जो है 315 में मिलता है। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र जो हम लोग को 320 में मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं इसका जो है हम लोग को मिलता है 323A के तहत। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की बात करते हैं तो 323B के तहत जो है इसका जिक्र हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत बात करते हैं तो इसका 324 में देखने के लिए हम लोग को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन और शेड्यूल्ड कास्ट है ना, NCSC, ठीक है, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये गाइस जो है ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है 338 में। ठीक है, 338 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। तो NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो था शेड्यूल्ड कास्ट, ये है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग को जिक्र जो मिलता है देखने के लिए वो मिलता है 338A में। वो था 338 और उसमें जो है अमेंडमेंट करके बाद में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया था, तो ए हो गया, ए जोड़ दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, NCBC की बात करते हैं, तो ये जो है 338B के तहत किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससीज के बारे में जिक्र गाइस जो है देखने के लिए मिलता है 341 में। ठीक है, वहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 342 में, यहीं पे सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को 342A के तहत देखने के लिए मिलता है, जो कि बाद में जोड़ा गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है यूनियन का, ये गाइज हम लोग को देखने के लिए मिलता है 343 में। ठीक है, 343 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। तो ये बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो वहां तो यूनियन था, यहाँ पे है स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट को हम लोग को देखने को मिलता है 345 के तहत। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का तो बता दिए, यहाँ पे जो है कोर्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये 348 के तहत देखने के लिए मिलता है। नेशनल इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी के समय आया था, इसका जिक्र जो है 352 के टाइम्स पे 52 में देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 352 में। बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल्स ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी, है ना, कि प्रेसिडेंट का रूल्स रहेगा स्टेट में इमरजेंसी के टाइम पे, तो इसका जिक्र जो है 356 में देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखिएगा।
फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र जो है 360 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 360 में ध्यान में रखिएगा। पावर्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसके तहत है, तो ये गाइस इसका जो आर्टिकल है 368। बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना, कुछ कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं, तो उसमें बात करते हैं तो गाइस इसका जो है 371 है। जम्मू एंड कश्मीर को था 370 के तहत और 35A के तहत स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था, जो कि एबोलिस्ट कर दिया गया, है ना, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, इसको क्या किया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है, अमित शाह के द्वारा, है ना। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट ऑफ नागालैंड, है ना, नागालैंड के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन है वो किसके तहत है, तो 370A के तहत, ठीक है, इसको स्पेशल प्रोविजन मिला है। आगे जो है बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ असम, है ना, असम को मिल गया 371B के तहत, ठीक है, और मणिपुर को मिल गया 371C के तहत। बस इसको याद, स्टेट्स को बस याद रखिएगा, पहला था महाराष्ट्र एंड गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र था और गुजरात था, और दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, तो हो गया ABC, है ना। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र को, गुजरात को मिला था 371A में, फिर मिल गया नागालैंड, ठीक है, उसके बाद नागालैंड में आ गया 371A, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़े तो ये हो गया असम, असम को मिल गया 371B, फिर हो गया 371C मतलब किसका, मणिपुर, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा ऐसे, A से B, है ना, असम आ गया यानी कि B, ठीक है, लेकिन A आंध्र प्रदेश से भी होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका है 371D, इसका क्या है 371D। सिक्किम का है 371F, E नहीं F, ठीक है। मिजोरम को मिला है 371G के तहत, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को मिला 371H के तहत। गोवा को मिला है 371I के तहत, ठीक है, और कर्नाटका को मिला है 371J के तहत, ठीक है, J के तहत। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, स्पेशल प्रोविजन से पूछ देता है कि किस स्टेट को किस आर्टिकल के तहत जो है स्पेशल प्रोविजंस मिला है, खास करके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा और कर्नाटका, ये चर्चा में रहते हैं इतना, ठीक है। ऐसे जितने भी आपको 138 आर्टिकल्स बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो रोक करके आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको हमारे जो है इन्फॉर्मेशंस जो है जीके जीएस के सीरीज जो है पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।